दिसंबर 1974 एक ऐसा दिन जहां इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रधानमंत्री थी और जयप्रकाश नारायण जो कि उनके सबसे बड़े अपोनेंट बन चुके थे, जो कि एक ऐसा आंदोलन लाते हैं जिससे इंदिरा गांधी की न सिर्फ सरकार हिल जाती है बल्कि 1977 में उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है। वो दोनों आज एक दूसरे के सामने थे, जहाँ पे इंदिरा गांधी कहती हैं जयप्रकाश नारायण से कि वो बिहार की असेंबली डिसॉल्व तो कर देंगी, पर तभी जब जयप्रकाश नारायण अपना आंदोलन या तो रोक देंगे या तो सस्पेंड कर देंगे। वहीं पे जयप्रकाश नारायण अपने 9 पॉइंट चार्टर के साथ आते हैं। पर आखिर आज जहाँ इनके बीच में इतनी मतभेद बढ़ चुकी थी, इतनी कड़वाहट हो चुकी थी रिश्ते में, वहीं पे एक समय पे जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को हिंदू कह के बुलाते थे। पर आखिर क्या हुआ था कि जयप्रकाश नारायण को एक ऐसा आंदोलन लाना पड़ा उसी हिंदू के लिए, जहाँ पे न सिर्फ इंदिरा गांधी की सरकार हिल जाती है बल्कि वो आपातकाल यानी इमरजेंसी का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और साथ ही में 1977 में इंदिरा गांधी की हार का भी। तो मैं हूँ ईश्वरी लक्ष्मी और चलिए जानते हैं जेपी मूवमेंट। एक 74 बरस का बूढ़ा अपनी कांपती थरथराती आवाज में सड़कों पे सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। तरुणाई है अब तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वारा आवाज उठाना नितांत आवश्यक था, स्वाभाविक। ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। जेपी आंदोलन को समझने के लिए और साथ ही में इंडियन पॉलिटिक्स का क्या हाल चल रहा था उस वक्त, इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहले तो जेपी का बैकग्राउंड और दूसरा इंडियन पॉलिटिक्स जो 1971 से 1975 तक थी, जहाँ पे सबसे पहले अगर हम जयप्रकाश नारायण के बारे में देखें तो वो कोई नए लीडर नहीं थे, नए नेता नहीं थे, बल्कि आंदोलन से तो उनका बहुत पुराना रिश्ता था। जहाँ पे आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया हुआ था, जहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में उनका बहुत बड़ा रोल था और उसकी वजह से वो जेल भी जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उनके आंदोलन सिर्फ आज़ादी तक ही नहीं रुकते हैं बल्कि वो आगे भी आंदोलन में भाग लेते हैं जो सोशल बैकग्राउंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। जहाँ पे विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, जहाँ पे वो लैंडलेस फार्मर्स को ज़मीन देना शुरू करते हैं और ताकि इनइक्वालिटी कम से कम हो सके इंडिया में। पर जैसे जैसे समय बीतता है उनका स्वास्थ्य खराब होना लग जाता है और साथ ही में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है 1973 में। इन सब के चलते अक्टूबर 1972 को इस दिन जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि वो अब इन सब चीज़ों से दूर होना चाहते हैं। पर आखिर जेपी जिन्होंने कहा था कि वो अब इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, वही जेपी क्यों इंदिरा गांधी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार पूरी तरीके से हिल जाती है। जिसको समझने के लिए हमें दूसरा बैकग्राउंड 1971 से लेकर 1975 तक समझना होगा, जहाँ पे हम देखते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी बहुमत से जीत के आती हैं, जहाँ पे इंदिरा गांधी लोकसभा तो जीतती ही हैं बल्कि आगे जो बांग्लादेश वॉर होती है उसमें भी जीत के एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी ले लेती है, जहाँ पे उनके ऑपोजिशन लीडर्स तक उनकी तारीफ करते हैं, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी उनको दुर्गा का अवतार कहते हैं। और इस पॉपुलैरिटी की वजह से वो सिर्फ ना लोकसभा में बल्कि स्टेट असेंबलीज में भी अपनी सत्ता बना लेती हैं, सिर्फ कुछ प्रदेश छोड़ के। जहाँ पे इस सत्ता और इस पावर की वजह से जयप्रकाश नारायण एक लेटर भी लिखते हैं इंदिरा गांधी को कहते हुए कि आपके पास तो अब इतनी पावर आ गई है, मैं होप करता हूँ कि आप इस पावर का सही यूज़ करेंगे। पर चीज़ें वैसे ही नहीं निकलती हैं जैसे इंदिरा गांधी ने शायद सोची होंगी। इंदिरा गांधी की ये पॉपुलैरिटी कुछ ही दिनों में डिक्लाइन होने लग जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि 1970s में क्योंकि बांग्लादेश वॉर हुई होती है तो उसकी वजह से 8 मिलियन रिफ्यूजीज यानी 80 लाख रिफ्यूजीज इंडिया में आते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर बोझ बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें खिलाना होता है, उन्हें फीड करना होता है। साथ ही में मानसून फेलियर की वजह से जो ग्रेन प्रोडक्शन था वो भी बहुत तेजी से नीचे हो जाता है, की वजह से लोग तो बढ़ जाते हैं खाने वाले, पर खाना खिलाने के लिए ग्रेन्स प्रोडक्शन नहीं होता है। इसी के साथ साथ महंगाई बढ़ने लग जाती है और साथ ही में जब 1973 में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं एक ही रात में और उसकी वजह से प्राइसेस और तेजी से होने लग जाते हैं और इन्फ्लेशन 23% से 30% तक बढ़ने लग जाती है। और साथ ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम कर देती है, जिसकी वजह से लोगों के पास आमदनी कम आ रही होती है और महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं आक्रोश में आने लग जाते हैं। इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जहाँ पे अपोजिशन कहने लग जाती है कि इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ तो नारा बस एक सपना था, जहाँ पे इंदिरा गांधी गरीबी नहीं हटाना चाहती है बल्कि गरीबों को ही हटाना चाहती है। जहाँ गवर्नमेंट गरीबी हटाओ की पॉलिसीज तो लाती है, स्कीम्स भी लाती है, पर वो बहुत काम नहीं आती हैं क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है इंडिया में।
पर यही पे कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है। इंदिरा गांधी की इकोनॉमिक क्राइसिस तो ख़राब चल ही रही थी, पर साथ ही में वो पॉलिटिकल चीज़ें भी ऐसी करती हैं जो कि लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिला देती है, प्रश्न मिला देती है कि इंदिरा गांधी शायद अपनी ताकतों का गलत यूज़ कर रही है। जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया A.N. रे बनते हैं, पर A.N. रे का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना आखिर लोगों में आक्रोश कैसे ला देता है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा सीनियर मोस्ट जज बनाए जाते थे, पर इस बार A.N. रे से 3 सीनियर जजेस को स्किप करके सीधा A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जो कि एक तरह का प्रश्न रखता था इंदिरा गांधी के ऊपर कि इंदिरा गांधी शायद जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहती हैं। जहाँ पे जयप्रकाश नारायण भी इस बात से गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि अगर जुडिशरी गवर्नमेंट के हाथों में आ जाएगी तो वो तो बस एक गवर्नमेंट की क्रिएचर बन जाएगी। पर ये कहानी एक बड़ा मोड़ तब लेती है जब गुजरात का मूवमेंट होता है। जैसा लोगों में पहले से ही आक्रोश था, पर जब कॉलेजेस की फीस और मेस के बिल्स बढ़ने लग जाते हैं तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। जब 20 दिसंबर 1973 को LD इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोटेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, ताकि जो फीस है और जो मेस के बिल बढ़ाए गए हैं उन्हें वापस से कम किया जाए। पर ये जो प्रोटेस्ट होता है इसमें ना सिर्फ छात्र बल्कि और लोग भी जुड़ने लग जाते हैं, जहाँ पे आम वर्ग भी जुड़ने लग जाता है और ये छोटा सा प्रोटेस्ट एक बहुत बड़े आंदोलन में बदलने लग जाता है, जहाँ पे नव निर्माण युवक समिति बनती है प्रोटेस्ट को गाइड करने के लिए। और 25 जनवरी 1974 को वायलेंट क्लैशेस होते हैं, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी गुजरात के CM चिमनभाई पटेल, जिन्हें माना जाता था कांग्रेस के लिए फंड रेज करने के लिए, उन्हें रिजाइन करने को बोल देती है। पर ये रेजिग्नेशन काफी नहीं था लोगों का आक्रोश कम करने के लिए, जहाँ पे लोग सिर्फ रिजिग्नेशन ही नहीं मांगते हैं बल्कि जो कि असेंबली होती है उसे भी डिसॉल्व करने के लिए डिमांड करते हैं। और इसी को डिमांड को बढ़ाते हुए जो मोरारजी देसाई थे वो अनशन पे बैठते हैं 12 मार्च 1974 को, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को 16 मार्च 1974 को गुजरात की असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ती है। पर यह आंदोलन सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है, आगे चल के मोरारजी देसाई फिर एक बार अनशन पे बैठते हैं और मांग करते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस हो, जिसकी वजह से 10 जून 1975 को इलेक्शंस होते हैं। रिजल्ट 12 जून 1975 को आते हैं। पर ये 12 जून का दिन आखिर कैसे इंदिरा गांधी को हिला के रख देता है, ना सिर्फ गुजरात के फ्रेश इलेक्शंस के रिजल्ट को लेके बल्कि और भी चीज़ों के लेके, वो हम जानेंगे आगे। और इसी गुजरात के आंदोलन को देखते हुए बिहार में भी आंदोलन शुरू हो जाते हैं, पर यहाँ अभी जयप्रकाश नारायण नहीं आते। हाँ, जयप्रकाश नारायण कहीं ना कहीं सरकार की चीज़ों से गुस्सा तो थे, उन्हें पसंद नहीं आ रही थी चीज़ें, पर अभी तक वो आंदोलन में नहीं आए थे। जहाँ पे हम देखते हैं आंदोलन की शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से होती है और यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बिहार छात्र संघर्ष समिति बनाते हैं प्रोटेस्ट के लिए। और आपको पता है इसका प्रेसिडेंट कौन बनता है? आज के बिहार के एक बहुत बड़े नेता जिनका नाम है लालू यादव। जी हाँ, लालू यादव उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे, जहाँ पे वो इस समिति के प्रेसिडेंट बनते हैं और इस बॉडी को लीड करते हैं। पर स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट को बड़ा नहीं कर पा रहे थे। जैसे गुजरात में मोरारजी देसाई एक बड़े नेता थे लीड करने के लिए, उन्हें यहाँ पे भी कोई बड़ा नेता चाहिए था, जहाँ पे स्टूडेंट्स जयप्रकाश नारायण को अपना एक समाधान देखते हैं और उनके पास जाते हैं ताकि वो लीड करे प्रोटेस्ट को। प्रकाश नारायण आंदोलन चाहते थे कि जवान युवा आंदोलन करे जो भी गलत चीजें हो रही थी, पर पहले उन्हें चीजें समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे की जाएंगी। पर जब फरवरी 1974 में उन्होंने गुजरात का आंदोलन देखा, उसे देख के उन्होंने 30 मार्च 1974 को स्टेटमेंट दी कि वो कंडेम करेंगे जो भी बिहार गवर्नमेंट कर रही है और बिहार के जो CM थे उनके रेजिग्नेशन के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि वो प्रोटेस्ट को तभी लीड करेंगे जब उनकी 2 शर्तें मानी जाएंगी। पहली शर्त कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ बिहार तक नहीं लिमिट रहेगा बल्कि ये बिहार के बाहर पूरे इंडिया में ओवरऑल लीड किया जाएगा। और दूसरी मांग कि ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से नॉन वायलेंट होगा और साथ ही में अपोजिशन इसमें नहीं होगी। जहाँ पे धीरे धीरे प्रोटेस्ट बहुत तेजी से आग पकड़ने लग जाता। पर इंदिरा गांधी बिहार असेंबली को डिसॉल्व नहीं करती और अबुल गफूर को रेजिग्नेशन करने को नहीं बोलती हैं, जैसे उन्होंने गुजरात में चिमनभाई पटेल को बोला था। पर आखिर क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी सोच रही थी कि जैसे गुजरात में एक बार प्रोटेस्ट हुआ उन्होंने डिसॉल्व कर लिया, और अब अगर उन्होंने बिहार में भी वैसे कर लिया तो पूरे देश में ऐसे प्रोटेस्ट होने लग जाएंगे और ये कहीं ना कहीं एक आग की तरह बढ़ने लग जाएगा। पर ये आग तो बढ़ ही रही थी, जहाँ पे धीरे धीरे लोग प्रोटेस्ट और तेजी से शुरू कर देते हैं। जेपी का आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। लोग जेपी को एक तरह से लीडर देखते हैं और जहाँ पे जेपी के आंदोलन की बढ़ने की वजह से जो इंदिरा गांधी के मिनिस्टर्स होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि उन्हें जेपी के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए। जहाँ पे इंदिरा गांधी के PMO में जो PN धर होते हैं उनके करीबी वो एक मीटिंग रखते हैं 1 नवंबर 1974 को, ताकि इंदिरा गांधी और जेपी के बीच में चीजें सुलझ सकें। पर चीजें सुलझने की जगह और उलझ जाती हैं। जहाँ पे इंदिरा गांधी कहती है वो बिहार की लेजिस्लेटिव डिसॉल्व
तो जरूर कर देंगी, पर जेपी को अपना आंदोलन खत्म करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। पर जेपी अपने 9 पॉइंट चार्टर के साथ आते हैं और इसे मना कर देते हैं और इसी वजह से दोनों में मतभेद और तेजी से बढ़ जाते हैं। और उसी दिन इंदिरा गांधी बोलती हैं कि वो चैलेंज करती हैं जेपी को कि अगर उनको लगता है कि वो गलत कर रही हैं तो वो अगले इलेक्शन में आए और इंदिरा गांधी को हराए, और जहाँ पे जेपी आगे चल के इसे एक्सेप्ट करते हैं और 18 नवंबर को ये भी बोलते हैं कि सारी अपोजिशन पार्टीज मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। और इसी दिन को माना जाता है कि जनता पार्टी की एक तरह से नींव होती है जहाँ पे सारी अपोजिशन पार्टी मिलकर इंदिरा गांधी की कांग्रेस को हराएंगी। और ये प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ता है और जेपी को लोकनायक की उपाधि दी जाती है। और इसी दिन जेपी टोटल रिवॉल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं, जहाँ पे पहले उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला होता है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे, अपनी एग्जामिनेशन छोड़ दे। तो स्टूडेंट्स पूरी तरीके से लागू नहीं करते हैं, पर हाँ वो प्रोटेस्ट को और जरूर भाग लेते हैं। पर इस बार जेपी और बड़ी मांग करते हैं और कहते हैं कि मैंने आज़ादी इसलिए नहीं जीती थी, इस दिन के लिए नहीं जीती थी। साथ ही वो लोगों को बोलते हैं कि वो सरकार की बात ना मांगे, ऐसी सरकार की बात मानने का क्या फ़ायदा है जो लॉज को फॉलो ही नहीं करती है। पर इस बात को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है जब 12 जून का और 24 जून का जजमेंट आता है। पर आखिर ये जजमेंट क्या था जिसने इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा पीक में डाल दिया और इमरजेंसी का कारण बना? चलिए जानते हैं। दरअसल 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जजमेंट आता है जहाँ पे इंदिरा गांधी के ऊपर एक केस किया जाता है। राजनारायण वही इंसान थे जिन्होंने 1971 में रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के खिलाफ लोकसभा में इलेक्शन लड़ा होता है, वो हार जाते हैं। तो वो केस करते हैं कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीकों का यूज़ किया अपना इलेक्शन जीतने के लिए। पर उनके ज़्यादातर आरोप गलत निकलते हैं, पर 2 आरोप सही भी निकलते हैं। जहाँ पे उनके ऊपर ये आरोप सही निकलता है कि उन्होंने सरकारी ऑफिसर्स का यूज़ किया अपने पॉलिटिकल कैंपेन में, जिसकी वजह से जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो कि उस केस की जजमेंट करते हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये जजमेंट करते हैं कि इंदिरा गांधी की सीट नलिफाई कर दी जाती है। और उनकी सीट नलिफाई करने का मतलब है कि उनके प्रधानमंत्री की उपाधि भी कहीं ना कहीं नलिफाई कर दी जाती है। तब भी रुका जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए। जून 1975 को वी.आर. कृष्ण अय्यर ये जजमेंट देते हैं कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पे तो रह सकती हैं, पर हाँ वो लोकसभा के पावर्स नहीं यूज कर सकती हैं, जिसका मतलब होता है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो हैं पर उसकी कोई ताकत नहीं यूज कर सकती हैं। और इसी जजमेंट के एक दिन बाद 25 जून को जेपी अपने आंदोलन के एक सबसे पीक मूवमेंट पे ले जाते हैं, जहाँ पे वो सिर्फ छात्रों और आम आदमी से नहीं बल्कि पुलिस और सरकारी ऑफिसर्स से भी कहते हैं कि वो एक ऐसी सरकार के लिए काम ना करे जो कि लॉ को फॉलो नहीं करती और जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक नहीं है। और इसी आंदोलन में हजारों की संख्या आती है। और उसी रात इंदिरा गांधी फरुखदीन अली अहमद को कहती हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। और इंदिरा गांधी से जब ये पूछा जाता है कि उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों की, तो वो कहती है कि जयप्रकाश नारायण के इस कॉल की वजह से उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं इनबैलेंस ना आ जाए, देश में ऐसा एक डिस्टर्बेंस ना आ जाए जो पूरे देश को हिला के रख दे, जिसकी वजह से उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे इमरजेंसी लगाई ताकि चीजें रेगुलेट हो सके। पर दूसरे सोर्सेस ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाने का कारण उनकी सत्ता की लालच और साथ ही में जो 12 जून और 24 जून को जजमेंट आया था वो है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसी रात सारे विपक्षी नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेपी भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि 2 सालों तक इमरजेंसी होती है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। और जब इमरजेंसी खत्म होती है तो भले ही जेपी की तबीयत खराब थी तब भी वो लोगों को बोलते हैं तो इंदिरा को हटाना है। और साथ ही में विपक्षी पार्टियों के एक साथ एक पार्टी बनती है जनता पार्टी, जो लोगों को एक ऑप्शन देती है इंदिरा की सरकार ना चुन के एक ऐसी सरकार को चुनना जो लोकतांत्रिक होगी। इसी के आगे हम देखते हैं कि लोगों के बीच में स्लोगन लगते हैं, सिंहासन खाली करो जनता आती है, इंदिरा गांधी के खिलाफ। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जयप्रकाश के आंदोलन की वजह से ना सिर्फ इंदिरा की सरकार को हिला के रख देता है बल्कि इंदिरा को एक बहुत बड़ी हार देता है 1977 में, जहाँ पे जनता पार्टी सबसे पहली नॉन कांग्रेस पार्टी बनती है, जो कि दिखाता है कि जेपी आंदोलन सिर्फ हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक छोटा सा आंदोलन नहीं है बल्कि वो पूरी इंदिरा की सरकार जो पूरे बहुमत से होती है उसे हिला के भी रख देता है और इंदिरा को हरा भी देता है। और साथ ही में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का गठन होता है इसी आंदोलन की वजह से। और हाँ, अगर आपको देखना है कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, कि कैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद डील किया और कैसे इंदिरा गांधी जेल जाने वाली थी और कैसे वो वापस से सत्ता में आती हैं, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको जानना है कि कैसे इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निकाल दिया गया था 1971 के पहले और कैसे उन्होंने वापस से अपनी सत्ता लाई, तो वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।